है, इसके बारे में बात करते हैं। इसी से मिलता जुलता हेपेटाइटिस ई है। ये दो हेपेटाइटिस ए और ई, ये खुराक और आलूदा पानी के जरिए फैलते हैं। खुराक और आलूदा पानी, ए और ई, खुराक और आलूदा पानी के जरिए हमारे यहाँ सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है वाटर सप्लाई में, कहीं जो है और किसी जगह से पौंड से या लोग जोहड़ से या नदी नालों से जहाँ पानी लेते हैं वहाँ पर जो है आलूदा हो, तो ये खुराक और आलूदा पानी से ये जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन का जरिया है जो खुराक और आलूदा पानी, इन दोनों की करेक्टरिस्टिक ये है कि इनको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये होता है ये खुद अपने आप को महदूद कर लेते हैं, कन्फाइन कर लेते हैं, थोड़े अरसे बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म से निकल जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस नहीं समझे जाते। ए और ई ये दोनों ज़्यादा ख़तरनाक नहीं समझे जाते क्योंकि कुछ अरसे बाद ये जिस्म से खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ जब ये एक्यूट इन्फेक्शन हो तो इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। किसी को बुखार हो तो बुखार के लिए दवाई दे दी, किसी को उल्टियाँ लग गई हैं तो उसको फ्लूइड दे दिया, ड्रिप लगा दी, तो बाकी इसके लिए इसमें से हेपेटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाएगा। हेपेटाइटिस ए बच्चों में होगा, लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हामला खवातीन में हो जाए तो उसमें पेचीदगियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वैक्सीन भी नहीं है, ई की वैक्सीन भी नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये दोनों सेल्फ लिमिटिंग वायरस डिजीजेस हैं कि वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इनका क्रॉनिक फेज यानी जो लंबा रहने का पीरियड है वो नहीं चलता, एक्यूट फौरी होती हैं, कुछ अर्से बाद ये जिस्म से निकल जाती हैं, और इसमें अल्लाह रहम करे कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला आंसर नहीं पाया जाता। ये दो ए और ई ये खुराक और आलूदा पानी से होते हैं। ए की वैक्सीन है, ई की नहीं है। इसको इससे ज़्यादा चूँकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है तो आमतौर पर फिजिशियंस रिकमेंड नहीं करते ए की वैक्सीन, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत समझी जाए, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें इंडिकेशन हो या बच्चों में जो है वो फिजिशियन रिकमेंड कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एक शख्स से दूसरे शख्स में। हेपेटाइटिस डी जो है ये अपनी तरह का एक और यूनिक जो है वायरस है। हेपेटाइटिस डी जो कहलाता है ये इनकम्प्लीट वायरस है। ये इनकम्प्लीट वायरस है यानी नामुकम्मल वायरस है, और ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए डी हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ होगा। अगर डी हुआ तो बी के साथ होगा, बी होगा तो डी होगा, अलग से डी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये नामुकम्मल वायरस है, आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। इसे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए बी चाहिए, हेपेटाइटिस बी। उसके साथ अगर हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी हो जाता है तो ये एक तो उसकी पेचीदगियों में इजाफा कर देगा, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसमें रेजिस्टेंस आएगी, और फिजिशियन को जो है ज़ाहिर डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि ये पेशेंट जो है ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इसमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। फिर डी कराएगा तो फिर पता चलेगा कि हेपेटाइटिस बी के साथ साथ डी भी है, जिसने उसकी ट्रीटमेंट को ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट बना दिया है। तो ये इसका डी का फलसफा है कि डी अकेला नहीं हो सकता, ये बी के साथ होगा। अब रह गए आपके जो है बी और सी। हमारे आज का जो है जो मेन फोकस है और जो हमारे खतरनाक बीमारियों में शामिल है वो ये हमारा बी और सी है।
ये बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, ये आज हम इसमें मेन फोकस करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेथ भी है और फिर इसकी क्रॉनिक स्टेज भी चलती है। ये काफ़ी अरसे तक लिवर में रह सकता है और लिवर को डैमेज करते करते आखिर में लिवर को फेल कर देता है, सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस में बाज़ औक़ात जो अल्लाह रहम करे हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो जिगर के कैंसर में भी तब्दील हो जाते हैं। तो इन सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस और बी सी का, तो इनकी ट्रांसमिशन यानी मुंतकिल होना भी तकरीबन आलमोस्ट एक जैसा ही है। बी और सी ये दो तरीक़ों से मुंतकिल होंगे। एक है आपका ब्लड, और दूसरा है सेक्सुअल कंटैक्ट, गैर महफूज जिनसी ताल्लुक। अब इसमें ब्लड में आप देख लें, कोई मरीज जिसको अगर हेपेटाइटिस बी है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए किसी मरीज को और तो वो उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा। माँ अगर हेपेटाइटिस बी है और प्रेगनेंसी है तो माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक है उसके ज़रिए भी ये हेपेटाइटिस बी और सी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। जो मज़ीद इसमें छोटी छोटी बातें हैं उसमें ये ब्लड के ज़रिए आप देखें, इसमें हमारे पास इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जो हमारे पास ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं वो नीडल्स सिरिंज आपस में शेयर कर लेते हैं। एक ने उसी से नशे का टीका लगाया, दूसरे ने भी उसी से लगा लिया, तो एक से दूसरे को हो गया, दूसरे से तीसरे को हो गया। तो ये जो है ये ब्लड के ज़रिए इस तरीके से भी ट्रांसफ्यूज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी ट्रांसफ्यूज होता है। और उसके साथ साथ ये अपना जो है हमारे पास जो सिरिंजेस हैं, अब तो हुकूमत ने उनको लॉक कर दिया है, एक सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। बहुत अच्छा तरीका इख्तियार किया, वो जो है सिरिंजें एक पेशेंट को वही इस्तेमाल की है जो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज़ है, दूसरे का भी अगर वही इस्तेमाल कर दी गई है तो वो भी हो सकता है। फिर बड़ी और आम सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन में और तो मर्दों में भी आ रहा है, वो अपने कान जो है उसमें बाली या मुंदरी डालने का रिवाज है, कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं ख़वातीन। तो उनकी जो नीडल्स हैं वो भी अनस्टेरिलाइज अगर हैं तो उसके ज़रिए भी चांसेस हो सकते हैं। फिर जो टैटू बनवाते हैं लोग, वो उसकी नीडल से टैटू बनवाने से उसके ज़रिए भी चांसेस हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी या सी हो सके, क्योंकि वो भी आमतौर पर स्टेरिलाइज नहीं होती। ये सारा जो है इसका ट्रांसमिशन का तरीका ये है कि ये ब्लड के ज़रिए जाएगा, सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए जाएगा, जिनसे ताल्लुक़ के ज़रिए जाएगा, ये खुराक और पानी के ज़रिए नहीं जाएगा। यही इनका मेन जो है, माँ से बेटे में भी चला जाएगा। माँ अगर हेपेटाइटिस बी है तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में चला जाएगा। किसी को अगर ब्लड लग गया जिसमें ब्लड देने वाले को हेपेटाइटिस बी जो है वो है, तो उसका जो है ये ब्लड जो ट्रांसफ्यूज हुआ तो जो रेसिपिएंट जो इसको खून लगा है वो भी हेपेटाइटिस बी का मरीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है कि भाई ये इनका ट्रांसमिशन इस तरीके से हो। अब इसमें से जो बी है, बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अब हुकूमत ने अच्छा काम किया है कि वो जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कराते हैं उसमें उन्होंने ये चीज़ शामिल कर ली है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी शामिल है। लेकिन जो हमारी जैसी उम्र के लोग हैं या हमसे 15-20 साल अगर छोटे भी हैं, तो उस वक्त ये जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है जो घर घर लोगों को जाकर भी करवाई जाती है, और हर वैक्सीनेशन सेंटर में भी और बेसिक हेल्थ यूनिट में भी करवाई जाती है। हमारे ज़माने में ये हमसे 15-20 साल जो छोटे लोग हैं उस ज़माने में ये नहीं थी। तो अब जो है हुकूमत ने इसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। जो कई साल से जो बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिकली ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग रही है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है हेपेटाइटिस सी की। इसकी सिर्फ एहतियात है, इसकी सिर्फ एहतियात है।
और इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। अब इसकी वैक्सीनेशन कराने से पहले एक छोटा सा प्रोटोकॉल है बी की वैक्सीनेशन करवाने से पहले, कि आप सबसे पहले जो ऐसे लोग हैं जिनको बचपन में इम्यूनाइजेशन नहीं कराई गई या उनको खतरा है, या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन का ट्रेंड नहीं है या वहाँ तक नहीं पहुँचे जा सकते, सबसे पहले वो ये चेक करेंगे कि क्या उनके अंदर हेपेटाइटिस बी मौजूद तो नहीं है। हेपेटाइटिस बी HCHBV भी कहा जाएगा इसे, हेपेटाइटिस बी वायरस का ये भी टेस्ट लिखा जाता है। बास फिजिशियन इसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वो भी लिख देते हैं। अब इसके कराने के 3 तरीके हैं। एक है स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है, अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं स्क्रीनिंग है। दूसरा जो है अलाइजा है मेथड, और तीसरा जो आज बहुत कॉमन होता जा रहा है वो PCR है। ये 3 टेस्ट हैं जिनके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं आपको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो तो नहीं गया। अगर किसी को खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जाहिर है उसको वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब है प्रिवेंशन, बचाव, तहफ़्फ़ुज़। तो जब पहले ही किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है तो फिर उसका बचाव और तहफ़्फ़ुज़ तो पॉसिबल नहीं है। वो अपने फिजिशियन से रब्ता करेगा और जो आगे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो उसको करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, अवेलेबल है, सस्ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रा थोड़े से सोफिस्टिकेटेड अलाइजा बहुत अच्छा टेस्ट है, थोड़ा उससे ज़्यादा कॉस्टली है। और PCR जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा अथेंटिक समझा जाता है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। तो ये PCR उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो जिन लोगों ने, आम लोगों ने अगर किसी ने वैक्सीनेशन के लिए प्लान करना है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो स्क्रीनिंग मेथड से, जो सस्ता भी है और इस पर के लिए ट्रीटमेंट तो नहीं करनी ना अभी, तो अभी तो सिर्फ ये पता करना है कि पॉजिटिव तो नहीं है खुदा ना खास्ता, वो स्क्रीनिंग मेथड के ज़रिए ही अपना ये वो टेस्ट करवाएं और देखें अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या वायरस नेगेटिव है तो वो जो है फिर वैक्सीनेशन की तरफ